देखो, लास्ट अपने इन्वेंट्री सिस्टम की जो वैल्यूएशन करी थी वो हमने पीरियोडिक सिस्टम में इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करी थी, सही। और उसके बाद हमने परपेचुअल सिस्टम में देखा इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हम किस तरीके से कर रहे हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ग्रॉस प्रॉफिट मेथड से इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मेथड का यूज कब आता है? इसको हम उस वक्त यूज कर रहे होते हैं जब हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी इन्वेंट्री जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, या फिर विद इन अ ईयर, साल के अंदर हम जो है, मतलब हम कैलकुलेशन अपनी कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम मालूम करते हैं कि भाई हम, क्योंकि हम जो भी अपना प्रॉफिट रखते हैं वो सेल का कोई ना कोई परसेंटेज होता है, सही। हमने कभी इतनी की सेल है तो उसमें 20% प्रॉफिट होगा या 5% प्रॉफिट होगा, सही। तो उस परसेंटेज को सामने रखते हुए हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी सेल कर रहे होते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। तो उसको सामने रखते हुए हम क्या करते हैं, वहां से अपनी कॉस्ट निकाल। भाई बहुत बहुत माजरत, मेरा नेट जो है ना बिल्कुल ही इस वक्त साथ नहीं दे रहा। और अच्छा देखो, ग्रॉस प्रॉफिट मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकालेंगे, ठीक है। जो हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद है उसकी कॉस्ट को क्या करेंगे, हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। कल का लेक्चर यूट्यूब पे अभी मैं अपलोड कर दूंगा। कल मैं अपलोड कर ही रहा था, ये रात मतलब बहुत लेट हो गया था, पार्ट 2 की क्लास जो हुई थी, तो मैं भी अपलोड कर दूंगा कल के लेक्चर से, आज अपलोड कर दूंगा। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट में सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम जो भी डाटा हमें गिवन होगा उस डाटा में हम सबसे पहले इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल निकालेंगे। और इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल निकालने का क्राइटेरिया होता है, हमारे पास जो भी बिगनिंग स्टॉक होता है उसमें नेट परचेज क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। तो नेट परचेज किस तरीके से आती है, परचेजेस, उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर दो, डिलीवरी चार्जेस हैं तो उनको भी ऐड कर लो, ठीक है, और रिटर्न और डिस्काउंट को मैनेज कर दो तो नेट परचेज आ जाएगा, सही। अब जो नेट परचेज आपके पास आ चुका है उसमें बिगनिंग इन्वेंट्री और नेट परचेज को प्लस करोगे तब पास इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी, ठीक है। अब जो इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल है, सही, इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल है, उसमें सबसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करेंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री नहीं मालूम। क्योंकि कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री मालूम हो जाएगी तो अवेलेबल में से कॉस्ट ऑफ एंडिंग को माइनस करके हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं ना। अब मसला ये, ना तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मौजूद है, ना ही हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री मौजूद है। मैंने आपको बताया था अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल पर आने के हमारे पास दो प्रोसेस हैं। एक क्या कि बिगिनिंग इन्वेंट्री में नेट परचेज को प्लस कर लो तो अवेलेबल फॉर सेल बन जाएगा, ठीक है। अब अवेलेबल फॉर सेल भी क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, या तो बिक जाएगा या बच जाएगा। जो बिक जाएगा, जो सेल आउट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और जो बच जाएगा वो एंडिंग इन्वेंट्री कहलाती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि हमारे पास ना तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और ना ही हमारे पास कॉस्ट ऑफ, आवाज क्लियर नहीं आ रही, अभी आवाज क्लियर आ रही है? अब आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? हेलो, आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? आप लोग एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो कर दें, प्राइवेट चैट में मैसेज कर दें, आप वॉइस कर दें, बता दें ओके कर दें। और फिर जी, आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को मेरी? जी, आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को मेरी? अब सही। ठीक है, अच्छा देखें, ग्रॉस प्रॉफिट मेथड में जब हम एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट को निकालेंगे तो एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट मालूम करने के लिए या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालेंगे हम कहाँ से, सेल्स की मदद से निकालेंगे, ठीक है। अब सेल्स के मेथड से हम किस तरीके से निकाल लेंगे इसको हम देखते हैं, सही। फर्स्ट
हम क्या करेंगे, हमें सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, हमें ये मालूम होगा, अपने रिकॉर्ड्स में देखेंगे कि हमारे पास सेल्स कितनी हुई है, और हमें ये बात मालूम है कि हम जो भी सेल्स करेंगे उसमें से सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नेट सेल्स आ जाएगा। सही। अब नेट सेल्स में से अपना ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा परसेंटेज होगा, हम कहते हैं कि भाई 20% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है या 25% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। आपको मालूम है जो सेल्स का फिगर है वो क्या होता है, ब्रेक होता है किसमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, सेल्स का जो हमारा फिगर है वो हमारे पास रिकॉर्ड होता है किसमें, या सेल्स जो हमारी ब्रेक होती हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, ग्रॉस प्रॉफिट में क्या हो रही होती हैं, ब्रेक हो रही होती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को निकाल दो तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बचता है। ठीक है, ये बात हमें मालूम है। अगर हम देखें इनकम स्टेटमेंट जो हमने लास्ट ईयर बनाई थी, हमने इनकम स्टेटमेंट फर्स्ट ईयर में अगर इंटर कॉमर्स से पढ़े तो वहाँ भी बनाई होगी आप लोगों ने, बीकॉम पार्ट, वैसे हम तो बीकॉम पार्ट में नहीं है खैर। हमें मालूम है जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दो तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो दूसरे लफ्जों में मैं ये भी कह सकता हूँ कि सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। जी, नेट का थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है मेरे पास। ठीक है, इस वजह से बार बार हमारी पास मीटिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो रही है। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना, मतलब आप लोग अभी तक जो मैंने बात बताई वो समझ में आ गई। हम यहाँ पर इस मेथड में कर क्या रहे हैं, हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टॉपिक में कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो देख रहे हैं। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पीरियोडिक सिस्टम होता है जिसके लेक्चर हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस करा था, और परपेचुअल सिस्टम होता है, ये भी हमारी प्रीवियस क्लासेस में कवर हो चुका है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट मेथड से हम किस तरीके से कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री मालूम कर रहे होते हैं। सही। तो इसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल का शेड्यूल बनाओगे। इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल का शेड्यूल किस तरीके से बनेगा, बिगिनिंग इन्वेंट्री जो आपके वो स्टॉक जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद था उसमें आप ऐड करोगे अपनी नेट परचेजेस को। ठीक है, नेट परचेजेस पर आने के लिए आपको मालूम है क्या करना पड़ता है, जो आपने परचेजेस करी है ग्रॉस, उसमें ट्रांसपोर्टेशन एंड डिलीवरी चार्जेस हैं, ठीक है, और परचेज रिटर्न और डिस्काउंट वगैरह सबको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो नेट परचेज आ जाता है आपके पास। सही। अब आप जो बिगिनिंग इन्वेंट्री है उसमें नेट परचेज को प्लस करोगे तो आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। सही। अब इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल जो है आपके पास वो दो हिस्सों में ब्रेक होती है, वो या तो सेल आउट हो जाती है या एंडिंग स्टॉक में रह जाता है। सही है, इसका मतलब जो बिक जाता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाता है, जो बच जाता है आपके पास वो आपके पास कहलाता है एंडिंग इन्वेंट्री, जो आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री कहलाएगी। सही। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो अवेलेबल फॉर सेल तो आ गया, अवेलेबल फॉर सेल अभी हमने देखा बिगिनिंग इन्वेंट्री में नेट परचेज को प्लस करो अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। अवेलेबल फॉर सेल में को हमें ब्रेक करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री में। अब कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री भी हमारे पास मौजूद नहीं है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मालूम करने के लिए सेल्स का फिगर यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सेल्स गिवन होंगी। सेल्स हमारे पास मौजूद है, उसमें से रिटर्न और डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट सेल्स आ जाएंगी। अब जो नेट सेल्स हमारे पास आई हैं, हमें मालूम है सेल्स ब्रेक होती हैं किसमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट में। तो सेल्स में से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। सही। हाँ, या फिर हम यूँ कह सकते हैं सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो नेट सेल्स हैं उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर रहे हैं, हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ चुका है, हम क्या करेंगे, अवेलेबल फॉर सेल में से जो अपने इन्वेंट्री निकाली थी वो स्टॉक जो हमारे पास बेचने के लिए मौजूद है, अवेलेबल फॉर सेल में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ओ कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। अच्छा, अभी तो मैंने आपके सामने से स्केच पेज को समझाया है, अब मैं आपके सामने इसकी एक न्यूमेरिकल की एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास कुछ डाटा मौजूद है। यहाँ कह रहे हैं एलाइड कंपनी हैव इन्वेंट्री ऑन जनवरी 1 20 200 मतलब 2009 है, और उसमें बता रहे भाई आपके पास ऑलरेडी स्टॉक कितना मौजूद है, 2,25,000 की इन्वेंट्री आपके पास बिगनिंग में मौजूद है। सही,
2,25,000 की इन्वेंट्री आपके पास ओपनिंग स्टॉक में जनवरी 1 पे ये रिकॉर्ड मौजूद है। सही, आपको बता रहे हैं जनवरी 1 से लेकर आपके पास डाटा मौजूद है जून 30 तक का, मतलब 6 मंथ का डाटा आपको दे रहे हैं। सही, उस डाटा में आपको बता रहे हैं कि भाई सेल्स आपने करी है 8,30,000 की, सेल्स रिटर्न एंड डिस्काउंट हुआ है 18,000 का, सेल्स रिटर्न हुआ है 18,000 का, सेल डिस्काउंट हुआ है 12,000, परचेजेज हैं 6,50,000, परचेज रिटर्न 25,000, ट्रांसपोर्टेशन उस पर पे करी कितनी 10,000 की। सही, और आपसे कह रहे हैं रिक्वायर्ड में कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ 2009, यानी कि फर्स्ट हाफ मतलब 6 महीने पूरे हो गए हमारे, 2009 के 6 महीने पूरे हो गए, तो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालो। सही, और थ्रू ग्रॉस प्रॉफिट मेथड, कह रहे ग्रॉस प्रॉफिट मेथड से निकालो। द एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी कितना है, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स। कंपनी की प्रैक्टिस है कि वो अपना जो भी सेल्स होती है उसमें 20% क्या छुपा हुआ होता है, ग्रॉस प्रॉफिट छुपा हुआ होता है। सही, तो अब हमने कहा पहला काम हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल का क्या बनाएंगे, हम शेड्यूल बनाएंगे। अब इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल कैसे आएगी, बिगनिंग इन्वेंट्री में हम क्या करेंगे, परचेजेस को प्लस करेंगे, परचेज ट्रांसपोर्टेशन को प्लस करेंगे और परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टेप क्या परफॉर्म करना है हमें, इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल निकालने, और इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल निकालने के लिए पहला स्टेप हम परफॉर्म करेंगे, बिगनिंग इन्वेंट्री लेंगे। बिगनिंग इन्वेंट्री में हम ऐड करेंगे किसको, नेट परचेज को। नेट परचेज हमारे पास आएगा, परचेजेस में से रिटर्न को माइनस कर देंगे, ट्रांसपोर्टेशन को ऐड कर देंगे, तो नेट परचेज आ जाएगा। नेट परचेज प्लस बिगनिंग इन्वेंट्री, इन दोनों का जो टोटल बनेगा उसको कहेंगे इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, पहले स्टेप तो हमें ये परफॉर्म करना है। सही, अब आ जाए यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालना है यूजिंग ग्रॉस प्रॉफिट मेथड। हमने क्या करा, पहले कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ग्रॉस प्रॉफिट मेथड से निकालने के लिए पहला काम, जैसे मैंने आपको बताया, बिगनिंग इन्वेंट्री, उसमें ऐड कर दो नेट परचेजेस। नेट परचेज में बताया भाई 6,50,000 आपने परचेजेस करी हैं, उस पर ट्रांसपोर्टेशन आपने दी थी 10,000 की। ठीक है, इसमें से इसको इसमें ऐड कर लो, ये आपके पास टोटल डिलीवर्ड परचेज जो आपके पास आ गई, उसमें से रिटर्न को माइनस कर दो, आपके पास नेट परचेज आ जाएगा। तो बिगनिंग इन्वेंट्री नेट परचेज प्लस करा 8,60,000, आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल आ गया। सही, अब क्या करोगे, इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल, इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल जो है आपको मालूम है 2 हिस्सों में ब्रेक हो जाता है, मतलब जो माल आपके पास बेचने के लिए मौजूद है वो या तो बिक जाएगा या बच जाएगा। जो बिक जाएगा उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलेंगे, और जो बच जाएगा उसको एंडिंग इन्वेंट्री बोलेंगे। और हमें तो मालूम क्या करना है, एंडिंग इन्वेंट्री करना है। तो हमारे पास जो अवेलेबल फॉर सेल का फिगर है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, यानी जो माल बिक गया उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए क्या करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम सेल्स का फिगर यूज करेंगे। हमने कहा सेल्स हुई थी 8,30,000 की, उसमें से रिटर्न और डिस्काउंट को माइनस करा, तो हमारे पास आ गया कितना, नेट सेल्स आ गई 8 लाख की। उसमें हमने कहा कि भाई हम जो हमारी सेल्स हैं, सेल्स हमारा ब्रेक होता है किसमें, ग्रॉस प्रॉफिट में और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, यानी सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दो तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। इसी तरह मैं यूँ कह सकता हूँ, सेल्स में से जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है उसको निकाल दो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। सही, तो हमने ये काम पहले भी कर चुके हैं। नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना है, उसने कहा था 20% ऑफ सेल्स है, तो 8 लाख का 20% निकाला कितना है 160, तो 8 लाख में से 160 हमने लेस करवाया, हमारे पास क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जो अवेलेबल फॉर सेल था उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने क्या करा, माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ये मेथड समझ में आ गया, और ये मेथड का सवाल अक्सर एग्जाम में आ जाता है, 10 मार्क्स का इसका क्वेश्चन हमारे पास आ रहा होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर है, आप लोगों को ग्रॉस बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, इतना ज़्यादा मुश्किल इसका सवाल आता नहीं है। सही, ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। ओके, ठीक है, अब इसके लिए ये है कि आप पास पेपर के जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करें। अब हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो हमारा पूरा चैप्टर है उसमें एक मेथड रह गया है, वो है हमारा रिटेल प्राइस मेथड। कि रिटेल प्राइस मेथड में एंडिंग इन्वेंट्री को हम किस तरीके से निकाल रहे होंगे। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मेथड आज की क्लास में हमने सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट मेथड को डिस्कस करना था, वो हमने देख लिया। सही है, मैं एक मरतबा इसको रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए, फिर उसके बाद जो है आप देखो, बात ये
आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। क्लास में हम एक एक टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, सही, ताकि हमारे पास आपके पास भी बर्डन कम होगा। आपने क्या करना है, लेक्चर को एटलीस्ट 1 to 2 टाइम्स आपने लेक्चर, क्योंकि मैंने कहा था ये जो क्लासेस कंडक्ट करने का जो मेन रीज़न है वो उनके लिए जो जॉब कर रहे हैं, सही है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता प्रैक्टिस करने का और ये सब इश्यूज होते हैं, सही। तो उनके लिए बेस्ट ये है कि वो सिंपल आधे पौने घंटे की क्लास लें और उसके बाद जाके टाइम जब भी मिले तो मोबाइल आपके हाथ में होता है, तो आप यूट्यूब पे जाएं और लेक्चर को एक मरतबा दोबारा से देख लें, तो चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी आपको, ठीक है। ये हमारा बेसिक रीज़न है, क्योंकि आपके पास, हमारे पास मसला ये टाइम होता नहीं है। जो जॉब वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जो जॉब नहीं कर रहे और घर पर हैं तो उन्हें तो चाहिए पूरे पूरे 5 मिनट सॉल्व करें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, तो हम यहाँ पर अपनी क्लास को जो है ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैं आपको जो हमारी नेक्स्ट अकाउंटिंग की क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा रिटेल प्राइस मेथड में कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री हम किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़।